तो आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, यानी जीवों में जनन का। ये आपका छठा क्वेश्चन है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो। कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है? कल हम 5 क्वेश्चन बताए थे जिसमें हमने अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में कुछ बता दिए थे। वहीं आज हमको विभेद करना है कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने 2 अंतर बनाए हैं। एक आपका है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन या जनन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीनिंग भी आपका लिख चुके थे हम। अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन यानी कि अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका लैंगिक प्रजनन है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से आपको अगर एग्जाम में आए तो 2, 4, 5 हार्डली आप दे सकते हैं और अपने साथ बना भी सकते हैं। जैसे पहला हमने लिखा लैंगिक में कि अलैंगिक प्रजनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। ये हम कल भी बता चुके थे कि अलैंगिक जो प्रजनन जो जीव करने वाले होते हैं उनमें सिर्फ जीव ही जो हैं उनके कोई शरीर की कोई अंग उनमें कोई विभेदन के द्वारा, कोई विभाजन के द्वारा एक से नए डॉटर सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी 1 से 2 में विभाजित हो जाते हैं और नए नए जीवों का निर्माण करते हैं। वो जीव का निर्माण कैसे करते हैं वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं। जबकि ये कहा गया है कि इसमें 2 प्राणी भाग लेते हैं, एक नर तथा दूसरा मादा। यानी कि कल भी हमने बताया था कि अलैंगिक में जो होते हैं मानते हैं कि एक जीव का शरीर है, जैसे पादप को ही ले लेते हैं, प्लांट्स को, तो उसमें पौधे के फूलों को छोड़कर बाकी जितने भी हिस्से हैं उन सभी में अलैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है अर्थात कायिक प्रजनन पाया जाता है। अब जैसे देखते हैं कि पत्ती हो, जड़ हो, तना, उन सभी कायिक प्रजनन है या अलैंगिक प्रजनन है। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि यदि हम जीवों की बात करें तो जीव में भी किसी कोशिका, यानी कि मानते हैं कि ये एक सेल है और इन सेलों में आगे चल करके 2 डिवाइड करते हैं। तो ये किसके फलस्वरूप करते हैं? ये बाइनरी फ्यूजन के फलस्वरूप करते हैं। तो इसमें एक ही सेल है, एक ही जनक, एक ही जीव है और वो खंड होकर के 1 से 2 में विभाजित हो गया है। ये आपको इस प्रकार से होता है अलैंगिक में। जबकि अगर लैंगिक की बात करें तो इसमें हम लैंगिक में क्या देखते हैं, इसमें आपका 1 से 2 में परिवर्तित होगा और इसमें आपका 2 जीव भाग लेते हैं, यानी कि एक यहाँ पर एक जीव है और एक और जीव भाग लेगा, यानी 2 जीव भाग लेकर के तब नए तब नए जीव को जन्म देगा, यानी तब आपका जो है किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। ये सारे चीज हम बता चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट का जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अलैंगिक प्रजनन में शरीर का कोई भी भाग जैसे कलिका, खंड, शरीर इत्यादि द्वारा हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो लैंगिक प्रजनन होता है पत्ती में अगर देखा जाए तो पत्ती में किसी भी भाग से होता है। आपका कोई जीव है जैसे प्लेनेरिया वगैरह है, उसमें कितने भी हिस्से में क्यों ना काट दिया जाए उससे नए नए जीवों का निर्माण हो जाता है और उसमें किसी अन्य जीव की और सहायता नहीं होती है। जबकि यहाँ पे इसका प्रजनन इकाई जुग्मक होता है, इसमें आपका जुग्मक का निर्माण नहीं होता है, कोई जुग्मक नहीं। लेकिन अगर इसमें प्रजनन करना है, अगर नए बेबी को जन्म देना है, नए शिशु को बनाना है तो आपको इसमें जुग्मक का होना जरूरी है। और अगर 2 जीव भाग लेते हैं अर्थात 2 जुग्मक होंगे, एक नर अथवा दूसरा मादा। अगर एक नर अथवा मादा है तो नर में नर जुग्मक का निर्माण और मादा में मादा जुग्मक का निर्माण। नर जुग्मक को क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्म कहते हैं, यानी कि शुक्राणु, और मादा जुग्मक को हम लोग एग यानी कि अंडाणु या ओवम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। इसमें जुग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन में जुग्मक का निर्माण नहीं होता है और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसमें 2 प्रकार के जुग्मक का निर्माण होता है, जो भी हमने बता दिए हैं कि एक नर जुग्मक, नर में नर जुग्मक जिसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा में मादा जुग्मक का निर्माण होता है जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका
इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अगर इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो इसमें वृद्धि कैसे होता है, जीव कैसे बनते हैं, तो यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। यानी कि शरीर का कोई भी कायिक अंग भाग लेता है अलैंगिक प्रजनन में। जबकि अगर लैंगिक की बात करें तो लैंगिक में आपका निषेचन की क्रिया होती है और कहाँ होती है, तो जनन कोशिकाओं में होता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि लैंगिक प्रजनन में जो जनन होता है जनन कोशिकाओं के द्वारा होता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन में जो जनन होता है वो कायिक कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है आपका, इनमें समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में समसूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों विभाजन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अर्धसूत्री और समसूत्री क्या होता है, इस बात को चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जैसे बताते हैं और एक एक चीज को अगर समझिएगा कभी दिक्कत ना होगा, 2 बार 3 बार देखिएगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो समसूत्री का मतलब होता है माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। और अगर हम अर्धसूत्री की बात करें तो इसे कहा जाता है मियोसिस डिवीजन। एक मियोसिस में आपका एक आई हट जाएगा, ई हट जाएगा तो आपकी पुतली हो जाएगा, इसलिए इस मीनिंग पर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समसूत्री का मतलब माइटोसिस और अर्धसूत्री का मतलब होता है मियोसिस। अब देखिए यहाँ पर समसूत्री विभाजन सिर्फ होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होता है। अब समसूत्री किससे कहते हैं, तो समसूत्री का मतलब कि जिसमें शरीर का कोई खंड जो टूट करके 1 से 2 भागों में विभक्त होता है, 1 से 2 में विभक्त होता है, इसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है कि 1 से 2 कोशिका का निर्माण नहीं होता है, 1 से 4 का निर्माण होता है, 1 से आपका 4 का निर्माण होता है। ये देखिए ये मानते हैं पेरेंट सेल है, जनक है, पेरेंट सेल है, तो यहाँ पे माइटोसिस में 1 से 2 बनेगा, जबकि यहाँ पर मियोसिस में 1 से आपका 4 बनता है, यानी कि 2 फेज में आपका बनता है। तो ये आपका मियोसिस माइटोसिस। अब देखिए कि माइटोसिस यहाँ पर जो है हम लोग को शरीर में कहाँ पे होता है, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में कहाँ होता है। तो जैसे हम अपने बारे में ले लेते हैं, हम सबसे पहले एक शिशु से कुछ एडल्ट फेज धीरे धीरे बढ़ते गए। एक कैसे बढ़े, एक कोशिका, हाँ छोटे अंगुली छोटे, कैसे बढ़े, तो यहाँ पे इन सभी में माइटोसिस डिवीजन के द्वारा धीरे धीरे एक कोशिकाएं 1 से 2 बने, फिर यहाँ पर A बराबर 2 बनाए, A 2 बराबर 2 बनाते गए, A 2 बराबर बनाते गए, और जैसे जैसे ये बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग का शरीर बढ़ते चला गया। याद रखिएगा हम लोग को जो बढ़ने का जो वृद्धि हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी हम जैसे जैसे ग्रोथ कर रहे हैं वो ग्रोथ समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जुग्मक संलयन के समय होता है, यानी कि निषेचन के समय होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। तो 46 जो बनते हैं, तो 46 यहाँ पर अगर लेके चलें तो मेल में भी 46 और फीमेल में भी 46 होती है। लेकिन क्या होता है कि जनन के समय एक जो गुणसूत्र होते हैं वो आधा हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर से जो है कि 2 बार डिवीजन करने के बाद यहाँ पे हाफ हो जाता है, 23 रह जाता है, 23 सभी में रह जाता है। यानी कि तो यहाँ पे जब 23 हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। और हाँ एक चीज और, आप बोलेंगे कि यहाँ पे 23 हुआ तो यहाँ पे 23 कैसे हुआ, तो यहाँ पे हाफ होता है। फर्स्ट मियोसिस के अगर स्टेज पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज आपका हाफ होता है, और सेकेंड जो स्टेज होता है ए मियोसिस फर्स्ट हुआ, ए मियोसिस सेकेंड हुआ। मियोसिस सेकेंड जो होता है सेम एज माइटोसिस की तरह होता है, यानी कि अगर यहाँ 46 है तो इसमें टूट करके भी 46 कोशिकाएं ही गुणसूत्रों में रहेंगे। कोशिकाओं में
46 गुणसूत्र ही रहेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो माइटोसिस मियोसिस भी याद रखिएगा कि माइटोसिस में जो भी खंड टूटते हैं, जो वृद्धि होते हैं, वो इक्वल भाग में होते हैं। और वही रीजन है कि हम लोग का कोई अंग है वो बिल्कुल एक समान दिखाई देता है। यानी हम लोग का हाथ है, जो कलर है बिल्कुल एक समान होता है, इसका कलर एक समान होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रोथ करते जाते हैं। जितने भी भाग हमारे हैं, लंग्स हैं, किडनी है, पेट है, नाक, मुंह, गला, कुछ भी ले लीजिए, वो सारे समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ता है। जबकि एक कहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो अर्धसूत्री विभाजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है होता है। यानी कि इसी में हाफ हो करके यहाँ पर 23 आपको फीमेल से निकलते हैं क्रोमोसोम और 23 आपके मेल होते हैं, और ये दोनों मिला के फिर से कितना बन जाते हैं? 46 बन जाते हैं। यही कारण है कि अगर एक ह्यूमन बींग्स का अगर चाइल्ड होगा वो ह्यूमन बींग से ही होता है। लेकिन अगर इनमें से अगर कोई क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो जाएगी तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका नाक मुंह उल्टा हो जाए, हाथ नहीं हो, अपंग हो, इस तरह के बहुत सारी घटनाएं आपको इसमें घटती है। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते हैं, माइटोसिस मियोसिस को कभी पढ़ेंगे तो हम डीपली भी पढ़ लेंगे। अब यहाँ से समसूत्री अर्धसूत्री याद रखिएगा कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और यहाँ पर आपका अर्धसूत्री जो समसूत्री होता है वो कहीं पर भी वृद्धि करने के लिए हो जाता है। हम लोग का जो शरीर ग्रोथ करता है वो समसूत्री विभाजन के दौरान ही करता है, जबकि अलैंगिक में सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ पे जनन के समय 1 से 2 आउटर सेल में बंटने के दौरान भी समसूत्री विभाजन की क्रिया ही होती है। तो अर्धसूत्री 3 समय आता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव आपका हो जाता है, इस प्रकार से आपका यहाँ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें संतान आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। ये बताने की चीज नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 1 अगर देखे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कि इनमें जो संतान होते हैं आनुवांशिक रूप से हर चीज से अगर कह लीजिए तो अपने माता पिता के समान होते हैं। हमने ये भी बताया था कि ये कोई उसमें कहना आती नहीं है कि ये मेल है या फीमेल से, जो भी हैं आपके द्विलिंगी के रूप में एक ही तरह के होते हैं। जबकि इनमें जो संतान होते हैं वो जनक से भिन्न होता है, यानी कि कुछ न कुछ डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे अमीबा का निर्माण होगा तो हूबहू वैसे ही उसके डॉटर्स होंगे, जबकि यहाँ पे अगर हम देखा जाए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में तो कुछ न कुछ वेरिएशंस आएंगे। और ये वेरिएशन किसके कारण है? तो ये देखिए क्रोमोसोम के कारण होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, इनमें आनुवांशिक विभिन्नताएं नहीं होने के कारण इनके विकास में कम सहायक होता है, जबकि यहाँ पर आनुवांशिक विभिन्नताएं होती है इसलिए इसके विकास में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे अलग अलग आपको अलग अलग जो यहाँ पे मेल और फीमेल जब यहाँ पे जुग्मक करते हैं तो उनसे नए नए जीवों का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर गध है, खच्चर की अगर हम बात करें तो खच्चर का विकास किससे हुआ? तो नर गधे एवं मादा घोड़ी के जो जुग्मन होते हैं उससे आपका खच्चर निर्माण का होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, जुग्मक बनते नहीं हैं, इसलिए इसमें कोई वेरिएशन दिखने को मिलता नहीं है। और जब वेरिएशन दिखने को मिलता नहीं है तो इसमें कोई भी नए जीव का निर्माण नहीं होगा। जब भी होगा तो उसी अपने जनक के समान ही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार का जनन निम्न वर्ग के आकशेरुकी एवं कॉर्डेट में पाया जाता है। आकशेरुकी यानी कि जिसमें मेरुदंड वगैरह, रज्जु वगैरह जो होते हैं, खास हड्डी वगैरह नहीं होते हैं, जो निम्न होते हैं, मुलायम होते हैं, उन जंतुओं में भी यहाँ पे क्या होते हैं? उन जंतुओं में भी जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। जबकि यहाँ पर कह लें तो निम्न से लेकर उच्च वर्ग के जंतुओं तक लैंगिक प्रजनन हो सकता है, चाहे स्तनधारी हो, प्रोटोजोआ हो, मच्छर ही क्यों ना हो, उन सभी में लैंगिक प्रजनन हो सकता है। ठीक है, होता है। यहाँ पे देखिए सारा लिखा हुआ है, आप एक एक चीज देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ और भी आप मिला सकते हैं क्या होते हैं। अगर इनको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है कि कौन इनमें से श्रेष्ठ है, वो बता ही चुके हैं।
इनमें आप ये भी देख सकते हैं कि इनमें अगर गुण की बात करें तो गुण को भी आप बता सकते हैं। जिस तरह से डिफ्रेंशिएट किए हैं आप इस तरह से इनके गुणों में भी बता सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव अलैंगिक प्रजनन के से किस प्रकार हैं। इनमें अवगुण अगर निकालना है तो अवगुण और गुण भी निकाल सकते हैं। इसमें आप इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को मिलाकर के बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ अंतर है, कोई और चीज़ नहीं है, तो ऐसा सोचना नहीं है। इससे क्वेश्चन के अनुसार हम हर चीज़ निकाल सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में कैसी जीव होते हैं, इस प्रकार के जीव कैसे होते हैं, इस प्रकार के ताकतवर होते हैं, जटिल होते हैं, अधिक क्षमतावान होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को। तो ये हमने अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित किया। आप इसको और भी स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है। तो याद रखिएगा, कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसीलिए माना गया है क्योंकि कायिक जनन होता कहाँ है। कायिक जनन यानी कि इसको हम मीनिंग करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन कहाँ होता है तो याद रखिएगा, पौधों में फूलों को छोड़कर पौधे के किसी भी अंग के द्वारा जो भी विकास या वृद्धि होता है उसे हम कायिक जनन या कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे हम लोग तो ये समझते होंगे कि कैसे, पता नहीं, बहुत सारे लोग तो ये जानते हो कि आखिर पौधे का विकास कैसे हो जाता है, लेकिन पौधे का विकास होने के कारण बहुत सारे होते हैं। किसी पौधे का विकास एक पत्ती से हो जाता है, किसी का विकास जड़ के द्वारा होता है, किसी का विकास तनी के द्वारा होता है, पत्र कलिकाओं के द्वारा होता है। यहाँ तक हम देखें तो कायिक प्रजनन दो तरह से होता है, एक आपका नेचुरली होता है और एक आपका कृत्रिम होता है, यानी आर्टिफिशियली होता है। नेचुरली का मतलब क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो नेचर ने हमें दिया है, जो विधि दिया है, उस रूप से जो प्रजनन होता है, जो पौधे का विकास होता है, वो आपका नेचुरली कहा जाता है। लेकिन जो मानवों के द्वारा बनाया जाए, अलग अलग चीज़ों से तकनीक लगा के बनाया जाए, उसे हम कृत्रिम कहते हैं, यानी आर्टिफिशियली कहते हैं। अब जैसे मालियों लोग को देखते हैं ना, सट्टा लगाना, कलम लगाना, दाव लगाना, ये सारे कौन सी विधि है तो कायिक प्रजनन की ही विधि है, लेकिन एक कृत्रिम विधि है क्योंकि मानवों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी विधि हैं जिसमें पौधे के ही किसी भाग के द्वारा जो है नए पौधे का विकास हो जाता है। जो आगे हम इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें शायद आपको पढ़ना है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण बताएं, तो ये हम आगे कोई बताएंगे। तो याद रखिएगा कि कायिक जनन को प्रारूपिक अलैंगिक जनन इसीलिए माना गया है क्योंकि इनमें पौधे का कोई भी भाग, जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कलिका हो इत्यादि के कायिक जनन को प्रारूपिक इत्यादि के द्वारा नए पौधे का विकास होता है जो अपने जनक के समान होती है। हमने अलैंगिक में क्या बताया था कि अलैंगिक प्रजनन में भी जो भी जीव होते हैं वो अपने जनकों से हूबहू समान होते हैं। और यहाँ पर कायिक प्रजनन में भी जो भी जीव आगे चल के अगर पत्ती के द्वारा मानते हैं कि आगे चल के अगर विकास होता है तो आगे आने वाला जो प्लांट्स होगा वो भी आपका जो है जनक के समान ही होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ये देखते हैं कि इसी के समान होगा। इसीलिए हम इसे ये बताते हैं कि एक कायिक प्रजनन भी जो है एक तरह से अलैंगिक प्रजनन ही है। तो याद रखिएगा, जनन की मुख्य ही दो ही विधि है, एक आपका लैंगिक और एक आपका है अलैंगिक। अगर कायिक प्रजनन की बात करें तो ये भी कायिक अलैंगिक का ही एक रूप है, लेकिन ये प्लांट्स में आपका होता है और ये बहुत सारा। तो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि एक हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जनन जो है, इस जनन में आप जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि कितने प्रकार के जनन हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स है, उनके कौन कौन से टाइप्स है, सारा डिस्कशन सिर्फ वहाँ पर रिप्रोडक्शन में हमने यही किया कि सिर्फ टाइप्स कौन कौन से हैं। तो ये आपका छठा क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th जो हम अभी डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन, जो कि आपका छठा लैंगिक का लैंगिक में मतभेद बताकर हमने ये बताया कि कायिक की जो प्रजनन है वो किस प्रकार का प्रजनन है। आगे हम ये देखते हैं 7वां क्वेश्चन कहता है कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। कहता है कि कायिक जो प्रवर्धन का मतलब कि कायिक का जो विकास होता है कायिक प्रजनन वाले जीवों में वो किस प्रकार से होता है, इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले कायिक को देखिए कि कायिक प्रवर्धन क्या है। तो कायिक प्रवर्धन जनन की है कैसी विधि है, जनन की विधि कौन सी जनन है, तो अलैंगिक जनन प्रकार का है। तो कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग, यानी कि पौधे के शरीर का हमने बताया था कि कोई भी कायिक भाग हो, जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कलिका हो इत्यादि, ठीक है, कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा उनसे नए पौधों में विकसित हो जाता है। यानी कि कायिक का कोई भी भाग सबका ऐसा होता है जो आगे चल के बढ़ता है और उनसे नए नए पौधों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है नए पौधे का विकास होता है। मातृ पौधे के कायिक अंग, मातृ पौधे का मतलब कि प्लांट्स का जो मेन माता पिता, जैसे माने हमने कोई गुलाब का पौधा रोपा, चमेली का रोपे, तो जो प्लांट से उत्पन्न हुआ एक जनक है, मेन जनक है, और उनसे अलग अलग जो पौधे निकलेंगे वो उसके अलग प्लांट्स हो जाएंगे। यानी कि मातृकोश का कैसे कहे, जो मेन आपका प्लांट्स होता है। तो यहाँ पे कायिक पौधे के अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि से पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी कि किसी भी विधि द्वारा पौधे के कोई भी भाग हो जाए, कोई भी विधि हो जाए, उसके द्वारा यदि नए पौधे का विकास होता है तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब जैसे इसका उदाहरण आपको 2 देना था, यहाँ पर हम कुछ उदाहरण दे दिए शॉर्ट में, लेकिन बहुत सारे अभी इसके उदाहरण हैं। तो आप इसको उदाहरण के तौर पे हम बार बार बोलते हैं कि एक बार जरूर रिप्रोडक्शन का उस चैप्टर को देखिएगा कि कितने प्रकार से जीवों में जनन होता है, कौन कौन से जनन होता है, उसको जरूर समझिएगा। कायिक प्रवर्धन के उदाहरण जैसे आलू की आंख, देखिए ये आपके मानते आलू है, तो आलू की आंख को हम अभी दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आलू का आंख को हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आलू का आंख होता, देखिए अगर आलू बहुत सारे लोग काटते होंगे, सब्जी बनाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं कि आलू का आंख कैसे होता है, कहाँ अंकुरित होता है। देखिए यहाँ पर आपको अंकुरित के भाग भी दिखा रहे हैं। ये सारे देखिए इस प्रकार से अंकुरित हो गए। ये देखिए आपको आंख जैसा ढांचा आपको बना हुआ है, जिसे हम नोट्स कहते हैं। इन्हीं नोट्स से, और ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर्स क्यों होती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन के कारण इसके स्ट्रक्चर फूली फूली दिखाई देती है। देखिए इस प्रकार से, तो हमने देखा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो है कि अंकुरित भाग है आलू का, जहां नोट्स होता जो हमने बनाया। देखिए ये आपके इस प्रकार से आंख यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ पर हमें उस भाग का अंकुरणशील भाग दिखाया है। अंकुरणशील आंख कलिका में दिखाया है कि जैसे ये आंख है और आंखों में इस प्रकार से देखिए ये अंकुरित होना शुरू हो गया है। देखिए आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप घर में अंकुरन आलू को या आलू को ऐसे भी देखेंगे तो आपको आंख स्पष्ट दिखाई दे देगा। देखिए ये आपका आंख है, इस प्रकार से आपको आंख जैसी ढांचा है। इसे हम नोट्स भी कहते हैं, पर्वसंध्या कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा धीरे धीरे नए प्लांट्स का विकास हो जाता है। तो अभी मेरे पास है नहीं तो ये भी हम दिखा देते। तो चलिए यहाँ पे आलू की आंख की बात हमने की। फिर हम देखते हैं कि अदरक का प्रकंद, घर में अदरक वगैरह भी लोग लाते होंगे, तो देखते हैं कि अदरक का इस प्रकार से आपका गांठ बना होता है, और उन गांठ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपको कि इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे लाइनिंग होगी, यानी इस प्रकार से पर्व संध्या के लिए लाइंस होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब ये जो है अदरक जब अंकुरित होता है, हल्दी वगैरह जब अंकुरित होता है, तो अंकुरन से पहले ये पर्व संध्या इसके विकसित होते हैं, और यहाँ पर से एक नई शाखाएं निकलती है। इस प्रकार से जो है ये शाखाएं निकलती है जो जमीन के अंदर होता है। कायिक प्रजनन का भी बहुत सारा टाइप से है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा। हल्दी तो जड़, जैसे हम लोग जड़ भी खाते हैं, और कौन से मेन जड़ होते हैं, देखिए ये सारे जड़ ही है, लेकिन किस प्रकार का जड़, तो जड़ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़, झकड़ा जड़, एक जो मेन जड़ होता है आपका मूसला जड़,
इस प्रकार से इसका हम कहते हैं। और एक जड़ ऐसा होता है, एक जड़ मेन जड़ होता है और एक जड़ ऐसा जो एडवेंटिकस रूट होता है, यानी आपास्थानिक जिसको कलिका कहते हैं, एडवेंटिसेट रूट। एक कहाँ देखेगा तो बरगद वाला में लटके हुए देखेगा, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में निकले हुए इस प्रकार से सोरी जैसा दिखेगा। तो ये आपका मेन रूट नहीं होते हैं। फिर घास वगैरह में ये सारे मेन रूट नहीं होते हैं, उन रूट्स से आपास्थानिक कलिका यानी एडवेंटिसेस रूट निकले हुए होते हैं, जिसको हम आपास्थानिक कहते हैं, जड़ें कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए अदरक वगैरह में एक नोट्स बना रहता है, पर्वसंधियां बना हुआ रहता है, और इन्हीं पर्वसंधियों के द्वारा जो है इस प्रकार से जड़ें निकलती है और अदरक का निर्माण होता है। फिर आगे चल के इसके प्लांट्स ऊपर की ओर खिलते हैं, ये भूमि के अंदर उगने वाले हैं ये सारे चीज, और ये ऊपर की ओर खिलते हैं, नीचे की ओर भी खिलते हैं। ये नोड्स से जो है आपका पर्वसंधियां निकलते हैं और नए नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। इस प्रकार से जो है अदरक वगैरह में आलू अदरक का प्रकंद, जिसको हम राइजोम कहते हैं। इस तरह से फिर एक आता है अगैव का बुलबिल। देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जो है अगैव भी होता है, इस प्रकार से जो है अगैव का बुलबिल होता है, इनमें भी इस प्रकार से प्रजनन होता है। इस प्रकार से जो है आपका ये अगैव होता है। इस प्रकार ये आपका है अगैव का बुलबिल। इनमें भी इस प्रकार से जो है आपका नए का जन्म होता है, नए प्लांट्स का। इसके बाद ब्रायोफिल्म को देखें तो ब्रायोफिल्म में किसके द्वारा, ये देखिए जो अगैव है, ये अगैव में जो प्रजनन होता है इसको हम बुलबिल कहते हैं, यानी ये बुलबिल के द्वारा नए नए प्लांट्स में विकसित होता है। और जो यहाँ पे ब्रायोफाइलम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइलम में क्या हो रहा है, ये देखिए ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं। इन पत्तियों में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर से जो है ये मानते हैं कि ज़्यादातर पानी के किनारों में होते, मानते हैं कि जब ये प्लांट से टूटकर गिर जाते हैं तो इनके किनारों में इतनी क्षमता होती है कि हल्का जल वगैरह मिलने से क्या होता है, इनमें पर्व संधियां उगने लगती है। जैसे मानते हैं प्लांट्स कैसे तरह से नीचे गिर गया टूट करके, तो पानी मिले, अगर नमी भरे स्थान मिले तो नमी भरे स्थानों में जो किनारे किनारे जो हम लोग पर्वसंधियां देख रहे हैं, इन पर्वसंधियों में अंकुरन होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से अंकुरन होना शुरू हो जाएगा और इससे नए प्लांट्स विकसित हो जाएंगे। और जब ये प्लांट्स के पत्ती फिर कभी वापस आके टूटेगी, किसी नमी भरे स्थानों में जाएगी, फिर वहां से नए नए प्लांट्स का निर्माण। तो यही तो कायिक प्रजनन कहा जाता है कि पौधों के फूलों को छोड़कर बाकी सभी अंगों में आपका कायिक प्रजनन होता है। और कृत्रिम कायिक प्रजनन मालियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से देखिए यहाँ पे पर्वसंधि, देखिए आपको कई प्रकार के जो है प्लांट्स यहाँ पर इन पत्तियों में उग आए हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जनन। तो याद रखिएगा ये जो जड़ होता है वो मेन जड़ नहीं होता है, ये झकड़ा जड़ के रूप में अलग से आपास्थानिक जड़ होता है, जिसको हम फाइब्रस रूट भी बोलते हैं, या फिर आपको एडवेंटिसेस रूट भी हम इसे कह सकते हैं इस रूप में। ये आपको नर्व होता है जो मेन आपका नर्व होता है, ये आपका थीन नर्व होता है, जहां से इनमें भोजन पहुंचता है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जैसे भोजन बनाते हैं, इस प्रकार से इन्हीं के माध्यम से जो है आपका इन सभी अंगों में भोजन पहुंचता है। बाकी लोग को पता ही होगा कि प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं, नहीं पता होगा तो आप हमें लिख कर दीजिएगा, हम उसके भी आपको बता देंगे यदि दिक्कत हो रहा होगा तो। इस प्रकार से देखिए ब्रायोफिल्म, फिर हाइसिन्स की भूअस्तारिका वगैरह मानते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा आपको। ये देखिए इस प्रकार से जलकुंभी है, और जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से जल से ऑक्सीजन वगैरह खींच लेती है अधिक मात्रा में, जिसके कारण उसके में जीव रहने वाले जो जीव होते हैं वो अधिकांश मरने लगते हैं। यानी कि इतना होती है, इसीलिए जो है इन्हें बंगाल का आतंक वगैरह कहा जाता है। तो इस प्रकार से जलकुंभी में क्या होता है कि जलकुंभी में भी इस प्रकार से शाखाएं निकली होती है जो पानी में फैली होती है। इनके द्वारा जो है सारे ऑक्सीजन जल से धीरे धीरे खींचना शुरू हो जाता है, और जिस नदी में फैलता है वो पूरे चारों तरफ से नदी को घेर लेती है। इसीलिए इसे जो है बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको उदाहरण दे करके एक दो लाइन इसमें लिख दीजिएगा कि आलू में विकास कैसे होगा, अदरक में कैसे हो रहा है, ब्रायोफाइलम में कैसे हो रहा है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे हैं जिससे आप बना सकते हैं।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका था कि कायिक प्रवर्धन भी क्या हो गया, और कायिक प्रवर्धन भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, लेकिन कायिक प्रवर्धन जो है अधिकतर आपका जो हो गया ये प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में कायिक प्रजनन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि आपका कृत्रिम कायिक प्रजनन। कृत्रिम क्या होता है, जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरली क्या होता है, जो प्राकृतिक के नेचर के अनुसार उसका विकास होता है। अब प्राकृतिक के नेचर के अनुसार क्या होता है, तो पत्ती के द्वारा, जड़ के द्वारा इत्यादि। अगर हम कृत्रिम द्वारा कहें तो सट्टा लगाना, दाब लगाना, एक कलम लगाना, इस प्रकार से मटके वाला लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आपको 7वां क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। बाकी जहाँ पे आपको और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। बाकी मेरी कोशिश है कि शॉर्ट वे में जितना भी हो, आपका शॉर्ट है नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं शॉर्ट में, बाकी ये सारा डिटेल्स आपका है जो बता रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या करना है कि किशोरा चरण किसे कहते हैं, प्रजनक चरण किसे कहते हैं, और जीर्णता चरण या जीर्णावस्था हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें एनसीईआरटी का, जिसमें आपका व्याख्या करना किशोरा चरण, प्रजनक चरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। यानी कि हम लोग को अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ये आपका 8वां क्वेश्चन है, जो कि एक हम लोग को फेज से रिलेटेड है। हम लोग में 3 अवस्थाएं होती है और उन्हीं तीनों अवस्थाओं को इनमें चर्चा करना है। पहला कि किशोरा चरण, यानी कि कैसे बच्चे का स्टेज आगे की ओर बढ़ता है। जब किशोरा चरण समाप्त हो जाता है तो कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है, तो वो आपका है प्रजनक चरण। और जब प्रजनक चरण की धीरे धीरे समाप्ति होने लगती है तो समाप्ति होने पे कौन सा चरण आता है, जीर्णावस्था, या इसको हम वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। पहला है किशोरा चरण। किशोरा यानी कि बचपन, जिसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। कहता है कि सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। यानी कि प्रत्येक जो जीव होते हैं लैंगिक परिपक्वता, यानी कि जनन करने के योग्य होने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरते हैं। यानी एक छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ऐसी घटनाएं नहीं होती है। धीरे धीरे उनकी फेज बढ़ती है और लैंगिक परिपक्वता की ओर अग्रसर करते हैं। यानी उन परिपक्वता से पहले जो फेज होता है उसी फेज को हम लोग किशोरा चरण कहते हैं। एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके बाद पश्चात का मतलब बाद में, यानी कि पहले नहीं याद रखिएगा, पश्चात मतलब बाद में। इसके बाद ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। जो हमने बताया कि यानी कि किशोरा चरण आने खत्म होने के बाद वो लैंगिक परिपक्वता जैसे ही आते हैं आपका किशोरा चरण समाप्त होता है। क्योंकि इस जनन में क्या होता है कि इस जनन में क्या होता है कि इसके बाद वे लैंगिक जनन कर सकते हैं, यानी कि जनन के योग्य हो सकते हैं। इस अवस्था को जंतुओं में किशोरावस्था एवं पौधे में कायिक अवस्था कहते हैं। और इन सब अवधि में सभी जीवों में अलग अलग होता है। यानी कि जो किशोरा प्रावस्था जो होता है ये आपको अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। अगर हम लोग को ह्यूमन बींग्स में कहा जाए तो 10 वर्ष से पहले तक अगर हम देखते हैं 10-11 वर्ष तक, तो वो आपका किशोरावस्था होता है। क्योंकि किशोरावस्था के बाद ये ह्यूमन जो होते हैं एडल्ट फेज में आते हैं और वो जनन करने के योग्य होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये एडल्ट फेज में आते हैं तो क्या होता है कि इनमें कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे पौधों में, याद रखिएगा इसको, कि जंतुओं में इस अवस्था को कायिक किशोरावस्था एवं पौधों में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि सभी जीवों में अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा चरण समझते हैं, क्योंकि तीनों चरण एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि एक पढ़ लिए तो खत्म, ऐसा नहीं है।
ठीक है। इसके बाद खा में है प्रजनक चरण यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज, कहता है कि किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर, यानी कि देखिए मानते हैं कि किशोरावस्था और कायिक प्रावस्था जब समाप्त हो रहा है तो समाप्त होने पर कौन सा चरण स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा चरण हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनक, यानी कि प्रजनन की अवस्था स्टार्ट होती है। यानी कि प्रजनन जो होता है आपका प्रजनक चरण एवं जनन प्रावस्था जो है प्रारंभ होती है। पौधों में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है। देखिए जंतुओं में थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कत होती है पहचानने में, लेकिन पौधों में आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे? क्योंकि पौधों में देखते हैं कि पुष्पन की क्रिया होने लगती है, तो हम लोग उसे सुस्पष्ट रूप से देखते हैं कि हाँ इनमें पुष्प लग रहा है, यानी कि इनकी प्रावस्था जो है प्रजनक अवस्था से गुजर रहा है। किशोरावस्था समाप्त होने के बाद जब फूलों की शुरू हुई तो वो आपको प्रजनक चरण में आ जाता है। लेकिन जंतुओं में क्या होता है कि जंतुओं में भी प्रजनक चरण जो होता है कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन अधिकांश को 10 से 12 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। जब प्रजनक प्रावस्था यानी जनन करने के योग्य हो जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। देखिए कहता है कि क्योंकि इनमें पौधों में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे आसानी से पहचान लेते हैं, ठीक है। जंतु एवं प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारकीय परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि जंतु में भी क्या होते हैं कि आकारकीय एवं शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। क्या परिवर्तन आते हैं हम इसको बताते हैं। और इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यानी कि जब प्रजनन चरण आता है तो जो संतति होते हैं, जो ह्यूमन से कह सकते हैं या फिर जो ये कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं वो जनन के योग्य हो जाते हैं, यानी कि संतति यानी कि संतान उत्पन्न करने की योग्य उनमें हो जाता है। यह अवस्था अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखिए हमने बताया कि इसमें अलग अलग क्या होता है। तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो देखिए अगर मेल्स की बात करें तो दाढ़ी मूंछों का आना, कंधे का चौड़ा होना, आवाज में भारीपन आना इत्यादि। अगर फीमेल्स की बात करें तो इनमें भी बहुत सारा क्रियाएं शुरू होती है, जैसे रजोस्राव चक्र का, मेसोसाइकल्स का आना, आपका ब्रेस्ट वगैरह जो है सीने का विकास होना, इस तरीकों से बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं आपके यहाँ पर प्रजनन चरण का होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये प्रावस्था प्रजनन करने के जो प्रजनन आते हैं तो उन्होंने दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे का चौड़ा होना, आवाज का भारीपन होना इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं में भी इस तरह के परिवर्तन होते हैं, रजोस्राव चक्र वगैरह है, सीने का ब्रेस्ट का वृद्धि है, इस तरह को विकसित होना इत्यादि। नेक्स्ट अब हमें देखते हैं कि जब किशोरा चरण समाप्त होता है तो प्रजनक चरण आता है, और जब प्रजनक चरण यानी कि जो प्रजनन करने की जब क्षमता समाप्त होने लगती है तब कौन सा चरण आ जाता है, तो आ जाता है जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। तो देखिए जीर्णावस्था अवस्था या वृद्धावस्था जिसको सेंसेंट फेज कहते हैं, यह जीवन चक्र की अंतिम अर्थात तीसरी अवस्था। देखिए पहला अवस्था जो शुरुआत में बच्चे का था किशोरावस्था, दूसरा था प्रजनन चरण यानी कि प्रजनक चरण जो जनन करने योग्य हो गया था तो प्रजनक चरण, और जब प्रजनक चरण समाप्त हो रहा है तो तीसरी अवस्था कौन सा है, जीर्णाचरण, जीर्णता चरण या जीर्णावस्था या वृद्धावस्था। इस अवस्था में क्या होती है कि प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता अवस्था या जीर्णावस्था की प्रारंभिक माना जाता है। यानी कि देखिए इसकी समाप्ति को हम लोग जीर्णता अवस्था कहते हैं, लेकिन ये जब समाप्त होती है तो वृद्धावस्था की पहली अवस्था होती है प्रजनन का समाप्त होना। याद रखिएगा प्रजनन आयु की समाप्ति जीर्णता अवस्था या जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचयन क्रियाएं कम होने लगती है, यानी कि इस चरण में क्या होता है कि भूख वगैरह जो लगना, कार्य में जो होना, उत्तक का अथी होना, ताकतवर होना, ये धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि भूख वगैरह नहीं लगेगा, रोग वगैरह बहुत सारे चीज जकड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर उत्तक जो होते हैं ये उत्तकों का क्षय होता जाता है, यानी कि जो हमारे टिश्यू जो होते हैं, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी होता है कैसे बनता है, एक सेल से बनता है, एक कोशिका से बनता है। एक कोशिका जो होते हैं क्या निर्माण करते हैं, ये टिश्यू निर्माण करते हैं, यानी कि उत्तक निर्माण करते हैं। ये टिश्यू क्या बनाते हैं,
तो ये इस प्रकार से ऑर्गनल्स बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, अंग बनाते हैं। ये ऑर्गन क्या बनाते हैं? तो इस प्रकार से ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ये अंग तंत्र बन जाता है तो क्या बन जाता है? हम लोग का बॉडी बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि ये सारी चीज होती है। तो यहाँ पर टिश्यू वगैरह का क्षय होने लगता है, यानी कि उत्तक हमारे समाप्त होने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग को कमजोरी आ जाती है और हमारे शरीर की कोशिकाएं कमजोर होने लगती है। यानी कि हम लोग को धीरे धीरे अवस्था जो है वृद्धावस्था की ओर जब अग्रसर होता है तो बहुत धीरे धीरे एकदम ताकत खत्म होने लगता है, छीन होने लगता है, काम हम लोग से नहीं हो पाता है। इस प्रकार से होती है, बहुत सारी चीजें होती है, भूख वगैरह खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कोशिकाएं कमजोर होने लगती है और शरीर कार्य करना बंद कर देता है और अंततः एक समय ऐसा आता है कि हमारे शरीर की पूरी कोशिकाएं, पूरे उत्तक जो है कार्य करना बंद कर देता है और अंततः जीव की क्या हो जाती है? तो अंततः जिसके कारण जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु भी हो जाती है और इसी अवस्था को हम लगा चुके वृद्धावस्था कहते हैं, क्योंकि मृत्यु किस अवस्था में होता है? वृद्धावस्था में होता है। तो ये 3 चरण थे आपके जो हम लोग को जीवन से गुजरता है। किशोराचरण जो बाल्यावस्था, किशोराचरण को हम लोग बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद प्रजनक चरण यानी कि जनन करने योग्य हो गया। ऐसे देखा जाए तो मेल एंड फीमेल की बात करें तो लगभग 10 से 12 एंड 11 से 13 में जो है आपका ये परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। ये फीमेल 11 से 13 वर्ष में जो है साइकिल शुरू, और यहाँ पे मेल में गैमेट्स का जो निर्माण होता है वो लगभग 12 वर्ष के बाद इसका शुरू होता है। तो ये आपका क्वेश्चन 8वां आपका खत्म होता है। अभी एनसीईआरटी में टोटल आपको 18 क्वेश्चन थे, इन 18 क्वेश्चन में अभी भी 10 क्वेश्चन आपका बच रहा है। चलिए हम लोग आज 2 क्वेश्चन को और क्लियर करते हैं, यानी 10 तक हम लोग को समाप्त करना है। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है 10वां कि 9वां है, 8 तक हम लोग को अभी तक देखे हैं। 9वां क्वेश्चन, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया, क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? कितने जटिल होने के बावजूद भी लैंगिक प्रजनन को ही पाया? तो ये देखते हैं कि अपनी जटिलता के बावजूद लैंगिक प्रजनन ने लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव जो है, बड़े जीव जो है लैंगिक प्रजनन को पाया। इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं, दोनों युग्मक अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाते हैं। यानी कि नर में नर युग्मक एवं मादा में मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु यानी स्पर्म और मादा युग्मक को अंड यानी एग कहते हैं, ओवम कहते हैं। अब कहता है अलग अलग प्रकार के युग्मक बनाते हैं। इन दोनों के युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। यानी कहा जाता है कि निषेचन कैसे होता है? तो निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन आपस में मिलते तो निषेचन कहलाते हैं, लेकिन कैसे? तो मानते हैं कि देखिए ये हमारा एक स्पर्म है और यहाँ पर एक हमारे एग है, यानी कि अंडाणु है। ये आपका स्पर्म और ये भी आपका ये ओवम। जब ये दोनों एक दूसरे से आकर के फ्यूज करते हैं यानी संलयन करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। लेकिन निषेचन के बाद होता क्या है? इन दोनों को मिलने के बाद होता क्या है? इस प्रकार से स्पर्म इसको फर्टिलाइज करते हैं तो होता क्या है कि इससे एक जायगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। जो युग्मनज क्या होते हैं? ट्वेन होते हैं, यानी कि डिप्लॉयड होते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, डिप्लॉयड होते हैं। ये स्पर्म आपको हैप्लॉयड है, एक आपको हैप्लॉयड है, यानी कि ये दोनों अगुणित होते हैं और इसे जायगोट का निर्माण। यही जायगोट को हम लोग गर्भाधान भी कहते हैं। जब गर्भाधान होता है यही जायगोट के कारण था। ये जायगोट बॉम्ब में जाके धीरे धीरे करके अस्थायी होते हैं और धीरे धीरे फिर वृद्धि करते हैं माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। इनके सेल्स धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से एक जीव बनता है। तो जीव किससे बना?
तो नर और मादा युग्मक जब मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जो कि द्विगुणित होते हैं। यही युग्मनज आगे चल करके नए जीव को, संतति को उत्पन्न करते हैं और जीव बनाता है, यानी एक शिशु बनाता है, जिसे हम लोग भ्रूणोद्भव भी कहते हैं। फिर कहता है गर्भ के रूप में विकसित होकर बाद में पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, यानी जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे करके विकसित होता है, गर्भ में विकसित होता है और पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, जो कि यह एक जटिल प्रक्रम है। यानी कि अलैंगिक जनन में कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है इनमें काफी समय लगता है, इनमें गुणन की क्रियाएं धीमी होती है, काफी धीमी होती है और बहुत ही जटिल प्रोसेस भी होता है। इसमें विकसित होकर बाद में पूर्ण जीव ले लेता है, जटिल प्रक्रम है, ठीक है। इस प्रकार के प्रजनन में धीमी गति से गुणन होता है, यानी कि जो विभाजन की क्रियाएं होती है, इस प्रकार से जो जीव धीरे धीरे करके विकसित होता है, जो बढ़ता है, वो कैसे होता है, इसकी विभाजन कैसे होती है, धीमी गति से होता है। और प्रजनन की इकाइयां अर्धसूत्री होती है, यानी कि इनमें जो प्रजनन की जो क्रियाएं होती है, जो शुरुआत में जो दोनों मिलते हैं, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब अर्धसूत्री कहने का मतलब कि जो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो हमें युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक गैमेटोजेनेसिस आपके स्पर्म, नर में स्पर्म होगा और फीमेल में आपको ओवम होगा, यानी कि इसको शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन, अंड बनने की क्रिया को हम लोग अंडाणु जनन भी कहते हैं। और ये किसके विभाजन के फलस्वरूप होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होते हैं। तो इसकी भी अगर डिटेल्स करें तो इस काफी हाई आपका लंबा वीडियोज होते चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं समय मिलने के बाद। ये सारे एक एक चीज को बुक पढ़ाएंगे ना, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, तो सारे प्रक्रिया को एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिएगा कि स्पर्म यानी युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन और ओवम बनने की क्रिया को हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है, जो और जिसे हम गर्भाधान कहते हैं, और ये धीरे धीरे करके विकसित होता है और एक जीव का रूप ले लेता है। ये किसके विभाजन के फलस्वरूप होता है, युग्मक जनन अर्धसूत्री के विभाजन, ठीक है। इसीलिए संतति जो होते हैं वंशानुगत अपने माता पिता से भिन्न होते हैं। ये भी चीज हम सब पहले पढ़ते आए हैं, वही चीज हम लोग को नए नए मिलता जाता है, थोड़ा थोड़ा भिन्न होते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब लैंगिक प्रजनन होता है तो दो युग्मक, अलग अलग प्रकार के युग्मक एक आपस में संलयन करते हैं तो एक नए प्रकार का निर्माण होता है, यानी एक ए एक बी है तो एक सी के रूप में जो है नया चीज निर्माण हो जाता है, यानी कि कुछ न कुछ वेरिएशंस आपके आ जाते हैं, माता पिता से भिन्न होते हैं, ठीक है। और ऐसा युग्मकों के संलयन के कारण से बने युग्मनज से होता है। और यही क्रिया है कि देखिए आगे जटिल प्रोसेस है, और लेकिन इसमें क्यों ऐसा लैंगिक प्रजनन को पाया, क्योंकि बार बार नए नए जीवों को जन्म देना, यानी कि मानते हैं कि एक पिता है, बच्चे कुछ अलग हैं, इनसे होने वाले बच्चे कुछ अलग रहेंगे, इनसे होने वाले बच्चे कुछ अलग रहेंगे, यानी कुछ अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जिससे संतति गुणसूत्रों में भिन्नताएं आ जाती है, जिससे संतति के गुणसूत्रों में भिन्नता है, यानी कि प्रत्येक का गुणसूत्र बिल्कुल अलग अलग होता है। अगर कोई भी लोग कहे कि किसी का डीएनए मैच करता है, तो नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का भी डीएनए एक दूसरे से मिलता हो, बशर्ते कि उसको सही से जांच किया जाए। तो हमारे लगभग 99% 1 पॉइंट अगर देखा जाए 99.9% तो समान होता है, लेकिन 1% में हम लोग का डिफरेंस हो जाता है। जो हम लोग फिंगरप्रिंट वगैरह निकालते हैं किसी खूनी को अपराध के बारे में सब पकड़ने के लिए, हम लोग इसका डीएनए का यूज करते हैं, क्योंकि अगर डीएनए देखा जाए तो हमारे नाखूनों से भी हमारे शरीर का पहचान हो जाता है, हमारे बालों से भी पहचान हो जाता है। ये आश्चर्य की चीज है कि लोगों को लगेगा कैसे है, लेकिन हमारे बाल है, नाखूनों से भी किसी जीव का पहचान किया जा सकता है, ठीक है। तो भिन्नता आ जाती है, और यही भिन्नता अगली पीढ़ी के विकास में सहायक होती है। तो देखिए
इस प्रकार से बार बार निषेचन की क्रियाएं अगर होती जाएगी तो कुछ अलग अलग प्रकार के जीव का जन्म होगा, विकास होते जाएगा, जो आगे आगे की ओर बढ़ता पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विकास होने में सहायक होगी। यानी हमने शुरू में बताया था कि धीरे धीरे एक जन्म की प्रक्रिया ऐसी है जिसमें धीरे धीरे हम लोग को नए नए पूर्वजों की मिलते जाती है, बाबा परदादा बाबा नाती, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी एक पीढ़ी नए नए पीढ़ी हमको मिलते जाता है। यह चक्र चलता रहता और प्रत्येक पीढ़ी के जीवन की उत्पत्ति में अच्छी से अच्छी विशेषताएं जोड़ता रहता है। यह चक्र हमारा कंटिन्यू चलते रहता है कि आने वाला जीव इसके बच्चे वो हैं, उसके बच्चे वो हैं, उसके बच्चे वो हैं, एक कंटिन्यू हम लोग का वंशानुगत क्रम चलता रहता है। यही कारण है कि जो बड़े जीव होते हैं उन्होंने लैंगिक प्रजनन को पाया, क्योंकि इनमें काफी विशेषताएं हैं, काफी भिन्नताएं हैं, लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं है। यही इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जटिलता के बावजूद भी जो लैंगिक प्रजनन करने वाला जो जीव हैं उन्हें क्या किस प्रजनन को पाया? लैंगिक। बड़े जो जीव थे वो लैंगिक प्रजनन को पाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका 9वां क्वेश्चन है। एक बार 2 बार समझिएगा, अगर आपके पास बुक होगा तो थोड़ी बहुत उससे भी पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अनुसार उतना ही फिर चल पाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां है कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा जुग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। यानी कि कहा जाता है कि आप ये बताइए कि जो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है तथा जो जुग्मक जनन होते हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध कैसे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जुग्मक जनन की प्रक्रिया में भी आपको अर्धसूत्री विभाजन का क्रिया होती है, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन में भी हाफ हो जाते हैं जुग्मक, और जुग्मक जनन में भी या निषेचन के समय में भी जुग्मक की क्रिया हाफ हो जाती है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन और जुग्मक जनन ये दोनों प्रक्रम लैंगिक जनन करने वाले जीवों में होते हैं। यानी अर्धसूत्री जो विभाजन होता है एक और जो जुग्मक जनन होता है किस प्रकार के जीवों में होता है, तो ये सारे लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में होता है। प्रजनन के समय जनक शरीर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होते हैं। यानी कि जब प्रजनन के समय क्या होता है कि जो जीव होते हैं उन दोनों जीवों में जो शरीर में द्विगुणित संरचना होती है। जैसे देखिए, हमने बताया था कि मनुष्य के क्रोमोसोम में कोशिकाओं के क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, प्रत्येक में 46 होती है यहाँ पर। लेकिन जब प्रजनन होता है, जब संयन होता है, तो उस समय क्या होता है? हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि ये आधा हो जाता है, रह जाता है। तो अगर मानते हैं स्पर्म इनमें भी 46 है और इनमें भी 46 है, अगर दोनों एक साथ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 92। यदि ये 92 बन गया तो समझिए कि ये आदमी नहीं रहेगा और ना ही कुछ और हो जाएगा, बन जाएगा कुछ और बन जाएगा। इसीलिए अगर ह्यूमन बींग्स को सही से बनना है तो उनकी गुणसूत्रों की जो संख्या है 46 ही होना चाहिए। और गुणसूत्र जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि हमेशा ट्विन होते हैं। ट्विन करने का मतलब 2 सिर्फ नहीं, अगर मानते हैं कि गुणसूत्र आदि है, अगर 7 है तो कोशिकाओं में 14 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 23 है तो वहाँ पे 46 हो जाएगा, इस प्रकार से आधी हो जाती है। तो मानते हैं कि अगर स्पर्म में आधा हो जाएगा तो कितना बचेगा? 23। ओवम में आएगा कितना बच गया? 23। और जब ये दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए तो फिर 23 और 23 मिलकर के कितना बना लिया? 46। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 ही होती है, ठीक है। और सिर्फ जनन करने के समय क्या हो जाती है? उसकी संख्या हाफ हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जन्म के समय उनकी गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है, और जब हाफ हो जाती है तो किसके साथ होती है? तो वहां पे कौन सा विभाजन होता है? वहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं। तो कहा जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, नहीं कि ट्विन होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा जुग्मक शामिल होते हैं। यानी कि लैंगिक जनन में कौन कौन से जुग्मक शामिल होते हैं? नर और मादा जुग्मक शामिल होते हैं। नर और मादा जुग्मक शामिल होते हैं जो अगुणित संख्या वाले होते हैं। देखिए, हमने बोला कि यहाँ पे नर और मादा हैं, इनमें दोनों जो संख्या होते हैं क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, अगुणित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि स्पर्म आपका अगुणित है, जबकि हमारी कोशिकाओं अगर लेके चले तो हम लोग में टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन जनन के समय, रिप्रोडक्शन के समय जो है कितने बच जाते हैं?
23 बच जाते हैं और फिर 23 मिलके एक नया जब शिशु बनता है तो उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 हो जाती है। तो गुणित संख्या में होते हैं, ठीक है। अर्थात n क्रोमोसोम वाले, यानी n का मतलब आपका यहाँ पर कहा जाए तो 23, और यदि 2n मिल जाता है तो कितना हो जाएगा? 46। लेकिन अगर इनमें से अगर हमेशा हमने बोला क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, अगर 46 की जगह गलती से 45 हो जाएगा तो भी रोग हो जाएगा, अगर 47 हो जाएगा तो भी रोग हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र में अलग अलग प्रकार के होते हैं और प्रत्येक जो गुणसूत्र होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं। आपके इस प्रकार से जोड़े में आपको गुणसूत्र आपको विद्यमान होते हैं, इस प्रकार से जो है आपको प्रत्येक में विद्यमान होते हैं और इस प्रकार से जो है एक सेट आपका बनता है। इस प्रकार से टोटल आपको 23 सेट होता है गुणसूत्र का हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम जिसके कारण जुग्मनज जो होते हैं 2n के रूप में बनता है। फिर से देखिए, हाफ तो था, अगुणित तो था, लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? जुग्मनज। और जुग्मनज बनता है वो क्या हो जाता है? 2n हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक n यहाँ, एक n यहाँ, टोटल कितना n? 2n हो जाता है, ठीक है। नर एवं मादा जनों गोनाड्स में जुग्मकों के निर्माण की क्रिया को जुग्मक जनन कहते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया कि जुग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? जुग्मक जनन। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन। जबकि ये भी जान लीजिएगा कि जो मेल्स में होते हैं उनमें शुक्राणु बनने की क्रिया कब होती है? परिपक्व अवस्था आने के बाद होते हैं, प्रजनन चरण में आता है। जबकि अगर फीमेल्स की बात करें तो इनमें जन्म के काफी समय पहले इनमें अंडाणु जनन का निर्माण हो जाता, अंड का निर्माण हो जाता है। जन्म के काफी समय 4-5 महीना में ही जो है ये बन जाता है और धीरे धीरे वो नष्ट होते चल जाता है और अंतर टोटल 400 ही अंडे फर्टिलाइजेशन के लिए बच पाते हैं। जबकि मेल में 12 वर्ष की उम्र से लगभग बनना शुरू होता है और उसके अंतिम जीवन अवस्था तक बनता रहता है, लेकिन बस उसकी क्षमता में, प्रजनन क्षमता में वृद्धावस्था आने के कारण उनमें कमियां आने लगती है। तो गोनैड्स यानी कि जुग्मक बनने की क्रिया को जुग्मक जनन कहते हैं और यह क्रिया किसके कारण होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। यही कारण है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन और जुग्मक जनन एक दूसरे के अंतर संबंध होते हैं। क्यों? क्योंकि जुग्मक बन रहा है तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री जो विभाजन में क्या हो जाता है कि हाफ हो जाता है, और जुग्मक भी जब संलयन करते हैं लैंगिक प्रजनन में तो भी वहां पर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन और जुग्मक जनन क्या होते हैं? एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। तो ये आज का 10 क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। अब अगले दिन आपको 8 क्वेश्चन और बच पाएंगे, इसको आपको सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को आप पढ़िएगा, तभी समझ में आ पाएगा। और जो भी अभी लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे को बताएं और एक दूसरे को पढ़ने के लिए बताएं।